नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पूरा देश 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का दिल थाम कर इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बीच हमेशा की तरह असली नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल्स ने पहले से ही एक तरह की भूमिका बांध दी है। इस बार के सभी एग्जिट पोल्स में खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है, लेकिन बाकी राज्यों में अलग अलग पोल्स ने पार्टियों को लेकर अलग अलग नतीजे दिखाए हैं। क्या वाकई ये पोल्स वैज्ञानिक आधार पर किए जाते हैं? अगर हाँ, तो नतीजे इनके अलग अलग क्यों आते हैं? क्या समय ये आ गया है कि इन मीडिया समूहों को एग्जिट पोल्स की मेथोडोलॉजी, सैंपल का साइज, सैंपल का इलाका, ये सब आम करना चाहिए? और खासकर जो लोग पोल्स कर रहे हैं, आखिर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? लेकिन इससे पहले भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन पोल्स की जवाबदेही किसको है? क्या वाकई ये सरकारी मशीनरी और बाजार को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं? क्या एग्जिट पोल्स देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या साफ सुथरी जो चुनाव की प्रक्रिया है, क्या उसको प्रभावित कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल देश देशांतर में आज हम पूछ रहे हैं कि क्या जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, संविधान ये कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, क्या एग्जिट पोल्स इसको प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, परोक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से? मेरे साथ जाने माने लोग मौजूद हैं जो कि चुनाव को बेहतरीन तरीके से देखते रहे हैं और इस बार भी देख रहे हैं। यशवंत देशमुख मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एडिटर हैं सी वोटर के, जानी मानी पोल एजेंसी है। 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक टंडन जी स्टूडियो में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही उर्मिलेश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। हिलाल अहमद कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं CSDS में। ये भी वो संस्था है जो पोल्स कराती है और खासकर चुनाव को लेकर गहन अध्ययन करती है। सभी मेहमानों का स्वागत है। अशोक टंडन जी, ये बताइए फिलहाल कि एग्जिट पोल्स खासकर ऐसे वक्त में जबकि बाकी पोल्स की मनाही हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जो मतदाता है उसके मन को प्रभावित करता है? क्योंकि जब मतदाता मत डाल के वापस आ चुका होता है तब जाके जो है उसकी राय पूछी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या टेक्निकलिटी हैं जो हमें ये बताती हैं टेक्निकलिटीज की ये फिर भी मतदाता को प्रभावित कर रही है? देखिए, जैसे आपने कहा कि प्री पोल सर्वे काफ़ी हद तक उन पर लगाम लगाई गई है क्योंकि वो सचमुच में प्रभावित करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल तुरंत उसी चुनाव में तो प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि वो चुनाव हो जाने के बाद उनको लिया जाता है और दिखाया भी जाता है। लेकिन एग्जिट पोल हमारे देश में ये वेस्टर्न कंट्री से ये कॉन्सेप्ट आया है और वहाँ की मेथोडोलॉजी और टेक्निक जो कुछ भी है, पहले क्या रही मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाल ही में तो वो भी बिगड़ गई। अमेरिका के इलेक्शन में भी सब पोलस्टर फेल हो गए, ब्रिटेन के ब्रेग्जिट में सारे एग्जिट पोल और सब तरह के सर्वे फेल हो गए। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि पोलस्टर्स दरअसल पीछे हो गए हैं अपने समय से और जो मतदाता है वो आगे निकल गया है, वो आगे निकल चुका है। उसका कारण भारत में तो विशेष तौर पर इसलिए है कि मतदाता सचमुच में बताता भी नहीं है ठीक ढंग से और खास तौर पे हमारे गाँव में या छोटे शहरों में मतदाता खुलकर बात नहीं करता। तो मैं तो मानता हूं कि इसकी जो मेथोडोलॉजी है, हमारे मित्र देशमुख इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन एक बात ये भी है कि लोग इन सर्वे को या एग्जिट पोल को थोड़ा सा हल्के में भी लेते हैं क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आए तब तक क्या करना है, तो समय बिताने के लिए चलिए इनको ही देख लेते हैं। नहीं, लेकिन एग्जिट पोल्स कराए ही क्यों जाए? मुझे एक औचित्य बताइए। नहीं, मैं मानता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय को कैसे भरे, चुनाव हो जाने के बाद और नतीजे आने के बीच में उनको चैनल चलाना है और इसलिए वो चाहते हैं। और आप देखिए, ये देशमुख भी बताएंगे कि इनको एंगेज कौन करता है, इनको एंगेज चैनल्स करते हैं। नहीं, अगर प्राइवेट चैनल्स की एक रिक्वायरमेंट बन गई है कि उन्हें एग्जिट पोल चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या इतना भर है या फिर आपको लगता है कि सट्टा बाजार और जो बाजार है हमारा, खासकर शेयर बाजार, क्या इनको ये बड़ा खेल है या सिर्फ ये चैनलों भर तक की बात? नहीं, मैं मानता हूँ बड़ा खेल है ये। देखिए कि सट्टा बाजार को भी जब तक एग्जिट पोल नहीं आ रहे थे तो सट्टा बाजार क्या दिखा रहा है इसको भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहे हैं। क्या ये गैर कानूनी है? मैं मानता हूँ सट्टा गैर कानूनी है तो सट्टा बाजार को आप अधिकृत तौर पर कैसे अखबारों या चैनल में दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें ये कुछ कंपल्सन बन गई हैं, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा खेल है जिसमें आम आदमी जो है, व्यक्ति है, वो इसका एक तरह से तमाशबीन बन गया है। उसके सामने आप परोस रहे हैं, वो देख रहा है। तो मैं नहीं समझता कि एग्जिट पोल का कोई औचित्य है। मैं तो मानता हूं कि पहले चुनाव के जो सर्वे होते हैं उनका भी कोई औचित्य नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तरह की अंताक्षरी बन गई है कि समय जो है चुनाव से और चुनाव नतीजों के बीच का वो भरने के लिए
कोई काम किया जाए, इस तरह का खेल और है। जी सबसे हाँ। बड़ी बात क्या है जी। कि हमारे देश में इसकी मेथोडोलॉजी साइंटिफिक नहीं ठीक है। है। ये देश जिस तरह का है वहाँ जैसे उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में आप 80,000 या 1 लाख सैंपल सर्वे करके नहीं बता ठीक सकते। है। यशवंत देशमुख जी, ये बताइए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल और बहुत ही बुनियादी सवाल कि आखिर क्या औचित्य है एग्जिट पोल्स का, क्या हासिल करना चाहते हैं हम एग्जिट पोल करके? नहीं करना चाहिए। जिस मुल्क में मीडिया की समझ बेसिकली इलिटरेसी की तक की हो स्टैटिस्टिक्स और डेटा को लेकर, जिस मुल्क में बड़े संपादक लोग भी मार्जिन ऑफ एरर सीटों के प्रोजेक्शन पे लगाएं वोट शेयर के बजाय, उससे केवल ये पता लगता है कि इतने वर्षों में कोशिश करने के बाद में भी मीडिया में और संपादकों की समझ में ही जब चीज नहीं आती तो जनता के बीच में वो कैसे सही ढंग से प्रस्तुत की जाएगी या बताई जाएगी। इसलिए मैं तो एक्चुअली मैं आवाज से मैं समझ पाया, शायद अशोक जी बोल लेते अगर मैं गलत नहीं हूं, जी हाँ, मैं वही उनकी थे। बात से सहमत हूं। जब इतनी परिपक्वता न हो मीडिया में और संपादकों में, तो ये जगह मैच्योर इनफ नहीं हुई है, मैं कहूंगा, पोल्स के लिए और सर्वे साइंस के लिए। नंबर एक बात, उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया, मैं अमेरिका में भी करता हूं, उनको जान के खुशी होगी कि सी वोटर का जो सर्वे है वो अमेरिका में एकमात्र था जिसने ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी और प्रोबेबिलिटी बताई थी, और इसको वहां पे एक्सेप्ट किया है। हम वहां पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ही काम करते हैं। लेकिन अमेरिका में अगर सर्वे का डेटा आया है तो उसके ऊपर ये बात नहीं होती कि सर्वे का डेटा गलत है या सर्वे के करने वालों का तरीका गलत है, क्योंकि सच्चाई यह है कि ट्रंप प्रेसिडेंसी जीते हैं, लेकिन हिलरी क्लिंटन वोट में जीती हैं, 2% वोट उनको ज्यादा मिले हैं ट्रंप से। तो ये उम्मीद लगाना, पहली बात की एक्सपेक्टेशन क्या है, अमेरिका में लोगों को इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप सीट बताएं और सीट शेयर बताएं। जो सर्वे का आकलन होता है वो केवल वोट शेयर तक सीमित होता है। दुनिया में कोई भी सर्वे का विज्ञान सीटों के आकलन पे नहीं जाता है, सीटों का आकलन उसके विज्ञान के अंतर्गत आता ही नहीं। वोटों को आप सीटों में कन्वर्ट कुछ फॉर्मूले से कर लें, ये बताने का एक होता है तरीका कि अंदाजन आप इससे लगा लें, लेकिन हमारे यहाँ इसको एब्सोल्यूट, उस हिस्से को एब्सोल्यूट साइंस मान लिया गया है। सीटें, आज अब अखबार उठाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होगी, आप अखबार उठाइए, कोई वेबसाइट उठाइए, सारे अखबारों में अलग अलग जो संस्थाओं के प्रोजेक्शंस दिए गए हैं, सब में सीट्स दिए गए हैं, सब में। और मजा यह है कि जैसे हम या सीएसडीएस, अगर सीएसडीएस के हमारे सहयोगी बैठे होंगे तो वो भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सर्वे विज्ञान केवल वोट शेयर तक सीमित है, वोटों का आकलन देखिए और समझिए किस तरफ जा रहा है, और सीट भी हम लोग रेंज में देते हैं कि अंदाजन इतने से इतने के बीच में, एब्सोल्युटली नहीं बताई जा सकती। तब भी हम देखते हैं कि अखबार और मीडिया के संस्थान उसका मीन पॉइंट लेके एग्जैक्ट नंबर जो है वो निकाल के रख देते हैं। हमने नहीं दिया, सीएसडीएस ने भी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एब्सोल्यूट नंबर नहीं दिया नहीं, लेकिन देशमुख तो, जी, और जी। उसके ऊपर मैं अक्सर हर चुनाव के पहले मैं अक्सर कई लेख देखता हूं कि पिछले एग्जिट पोल्स का ये लेखा जोखा है, पिछले एग्जिट पोल्स का ये लेखा जोखा है, और उसमें जो मार्जिन ऑफ एरर होता है उसको लगा दिया जाता है कि सीटों के आकलन में इतने % मार्जिन ऑफ एरर था। तो मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर्वे से क्या उम्मीद रखी जाए, सर्वे विज्ञान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इस बात की समझ अगर मीडिया और संपादकों में ही नहीं है तो आम जनता से उस बारे में उम्मीद करना कि वो इसको गंभीरता से ले, ये बेईमानी होगी। नहीं देशमुख जी, ये बहुत हिम्मत की बात है कि जिस कारोबार में हैं आप उसी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्री पोल सर्वे अब होता नहीं है और एग्जिट पोल भी अगर हम कह रहे हैं कि उसका कोई औचित्य नहीं है, तो ये हिम्मत की बात है कि आप इसी कारोबार में हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि औचित्य नहीं है। लेकिन जो अगला सवाल बहुत संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप या फिर जो दूसरे पोलस्टर्स हैं, क्या ये समय अब आ गया है या वाकई ये बात अपने आप में होनी चाहिए, जायज है ये पूछना कि जो मेथोडोलॉजी है, कि तरीका क्या है आपके करने का, सैंपल साइज कितना बड़ा है, किस इलाके से आपने सैंपल्स दिए हैं, अगर दर्शकों के सामने ये चीजें उभर कर सामने आ जाएं तो शायद हो सकता है थोड़ी समझ न्यूज चैनल्स की भी बने और उससे ज्यादा समझ जो है वो आम दर्शकों की और वोटर्स की भी बने। ये आपकी जानकारी के आपको बता दें अरफा जी कि ये सारी जानकारी दी जाती है। जो भी गंभीर पोस्टर्स हैं, हम लोग हमेशा ये लिख के बता के देते हैं ये जानकारी। अगर मीडिया का संस्थान उसको नहीं चलाए, उसको न दिखाए, न बताए,
तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात आपकी और दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन हर सर्वे के साथ में देना आवश्यक है, बहुत साफ बताया गया है। उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई कि उस सर्वे को कमीशन किसने किया है, ये लिखना बहुत जरूरी है, आवश्यक है बताना। स्वाभाविक सी बात है, मीडिया संस्थान जो सर्वे कमीशन करते हैं उनके सर्वे को उनके नाम के साथ में ब्रांड किया जाता है। अगर हम इंडिया टीवी के लिए सी वोटर सर्वे करता है तो वो इंडिया टीवी सी वोटर के नाम से पब्लिश होता है। अगर सीएसडीएस एबीपी के लिए कर रहा है तो एबीपी सीएसडीएस के नाम से होता है। ठीक है। मीडिया संस्थान अपनी क्रेडिबिलिटी लगाते हैं, हम अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाते हैं। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल। हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी कमाई हमारी क्रेडिबिलिटी है। तो आप इस बात को तो समझ सकती हैं कि अगर कोई वकील 100 में से 90 केस हार रहा है तो उसके पास में तो कोई अपना केस लेके नहीं जाएगा। कोई हार्ट का डॉक्टर अगर 100 में से 90 मरीज उसके मर रहे हैं तो आप अपना भगवान न करे किसी को लेके जाना पड़े तो आप उस डॉक्टर के पास में जाएंगी क्या? ठीक है देशमुख, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कुछ एजेंसी जो अच्छा काम कर रही है, जिनको मीडिया में लगातार काम मिल रहा है, तो कुछ तो अच्छा काम किया होगा तभी काम मिल रहा है। हाँ, मेरा सवाल ये मीडिया से जरूर है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को भी न फॉलो किया जाए, उन गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ा दी जाएं और उसके बाद में उस गलत काम को के लिए कोई बोले नहीं और अंत में जब सारा रायता फैल जाए तो सारा दोषारोपण केवल पोलिंग विज्ञान और सर्वेस के ऊपर छोड़ दिया जाए। यानी साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं, जी मैं बात समझ गई आपकी, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये काफी हद तक न्यूज चैनल्स के ऊपर ये इसका दारोमदार है कि वो इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपका करने का तरीका अलग है। आप ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक है, हालांकि अगर साइंटिफिक है तो उसके जो नतीजे हैं, जी हाँ, वो नतीजे अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ये भी सवाल पैदा होता है। ढंग से एग्जिट पोल चलाया, मैं दूसरे मेहमानों को, जी हाँ ठीक है, मैं दोनों मेहमानों को शामिल करना चाहती हूँ। इस पॉइंट पे मैं आऊंगी। उसके अलावा पहले भी इस तरह के एक्सपोजे हमारे सामने आ चुके हैं, जबकि खुद ये जो पोलस्टर्स हैं उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ कि किस तरह से पैसा लेकर ये बाकायदा जो है किसी एक पार्टी या किसी एक समूह के फेवर में इस तरह के पोल्स और इस तरह के नतीजे बनाते हैं। हिलाल अहमद जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, इससे पहले कि उमलेश जी की तरफ जाऊं। ये कह रहे हैं फिलहाल यशवंत देशमुख कि काफी हद तक हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये न्यूज चैनल्स हैं वो जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा तो बुनियादी सवाल ये है कि औचित्य ही आखिर क्या है एग्जिट पोल्स का? क्या वाकई उस न्यूज स्पेस को भरने तक की ये बात है, या सवाल जो अशोक टंडन जी के साथ यहां पर मैं उठा रही थी कि ये बड़ा कारोबार है, दरअसल इससे सट्टा बाजार जुड़ा हुआ है, देश का शेयर बाजार जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी को भी प्रभावित करने का काम किया जाता है। आप काफी क्रेडिबल आपका संस्थान है, हालांकि आप भी एग्जिट पोल्स करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सवाल जायज है? बिल्कुल जायज सवाल है, और मैं यशवंत जी की बात जहां खत्म हुई थी उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, खासतौर से CSDS के संदर्भ में, कि हमको एक चीज में फर्क करना पड़ेगा, और फर्क ये है कि आपका पर्पस क्या है। हमारा पर्पस एकेडमिक पर्पस है। हम पिछले 40 साल से सर्वे का काम कर रहे हैं और सर्वे से हम रुझान देखते हैं, उस पर और रिसर्च की जाती है, तो ये एकेडमिक पर्पस है। लेकिन क्योंकि उसके बीच में ही सर्वे का इस्तेमाल जो है, जो इमीडिएट मीडिया कंजम्पशन है, उसके लिए भी होता है। और इस देश में इस समय में जो रिसर्च है, खासतौर से सोशल साइंस रिसर्च, उसकी क्रेडिबिलिटी पर इतना ज़्यादा प्रेशर हमेशा से रहा है कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है इस तरह से अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए। अपने आप को ही अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं और मैं ये कहूं कि मैं CSDS में हूं, तो मुझे 10 मिनट लग जाते हैं समझाने में कि CSDS है क्या। लेकिन जैसे ही मीडिया का नाम लेते हैं तो आपके पास में एक विजिबिलिटी बन जाती है, और वो विजिबिलिटी सिर्फ इसीलिए नहीं होती है, इसलिए हमने अपने यहाँ पर जो भी हमने अभी तक सर्वेक्षण किए हैं, और यशवंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग रेंज देते हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सीट वो उसके बाहर है, उस मेथड के बाहर है कि आप कैसे तय करेंगे कि कितनी सीटें आ रही हैं, कितनी सीटें नहीं आ रही हैं। जहां तक मेथोडोलॉजी का सवाल है, उस पर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी मेथोडोलॉजी हमारी वेबसाइट पर लगातार दी जाती है। जो भी फाइंडिंग्स हैं वो किस तरह से किस कंक्लूजन के साथ गई हैं वो भी हम बताते हैं, और पर्पस हमारा जो है वो एकेडमिक है। और जहां तक औचित्य की बात है, यहाँ पर देखिए हमारा जो औचित्य है वो वाकई में एकेडमिक औचित्य है, जिसमें कि भारतीय राजनीति को सर्वे के माध्यम से भी समझा जा सकता है। 1960 के दशक में जब भारतीय राजनीति पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं होती थी, तब सवाल ये होता था कि इसकी इंपीरिकल फाइंडिंग्स क्या हैं, और उन इंपीरिकल फाइंडिंग्स को लेकर ही हमने CSDS में पायनियरिंग वर्क किया कि उसने सर्वे को शुरू किया। लेकिन सर्वे केवल एक तरीका है,
उस चीज को जानने का। सर्वे अपने आप में निष्कर्ष देने का तरीका है नहीं। तो अगर आपकी ऐसे बात को समय मैं में जरा सा अगर रोक सकूं कि आप ये कह रहे हैं अगर मकसद एकेडमिक है तो क्या इंतजार ये किया जाए कि जो चुनाव आयोग के जरिए नतीजे जो डिक्लेयर किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं, उनके बाद फिर हम इस एकेडमिक काम पे आ जाएं? ये क्या फर्क है कि इस बीच ये सिर्फ जो 24-48 घंटे का फर्क होता है उसको ही सिर्फ भुना लिया जाए? नहीं, लेकिन हमने तो लगातार ये कहा है, सीएसडीएस ने लगातार ये कहा है कि एग्जिट पोल नहीं है, पोस्ट पोल है। इसमें फर्क करना जरूरी है। एग्जिट पोल का मतलब होता है कि आप गए और आपने सीधे से पूछा कि आपने किसको वोट दिया, लेकिन पोस्ट पोल का मतलब ये है कि उसमें हम और तरह के बहुत बहुत व्यापक सवाल पूछते हैं। उसमें आपके सामाजिक सवाल भी होते हैं, उसमें आपके आर्थिक सवाल भी होते हैं, जिससे कि हिंदुस्तानी राजनीति की दशा और दिशा आगे कैसे जा रही है इसके ऊपर रिसर्च का पर्पस कम से कम सीएसडीएस का तो है। तो वैसे में ये एक एकेडमिक वर्क भी है, एक इंटेलेक्चुअलिज्म भी है। लेकिन यशवंत जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं या अशोक जी ने जिस तरफ इशारा किया और आप भी उस तरफ इशारा कर रही हैं, वो ये है कि क्या वाकई में इस इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए, इस सीरियस इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए जो पॉपुलरिस्ट किस्म का रिसेप्शन है वो कितना तैयार है, कितना तैयार नहीं है। तो उसके लिए मैं इस बात से सहमत हूं कि उसके लिए कोई राइडर होना चाहिए, उसके लिए कुछ नई चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है उर्मिला जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि तमाम मेहमान यहाँ पर लगभग एक राय बन रही है कि कोई औचित्य नहीं है और इसको जो है वो कह रहे हैं एग्जिट पोल भी कहना मुनासिब नहीं है बल्कि इसको पोस्ट पोल कहा जाए। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब इससे अखबारों को फायदा हो रहा है, न्यूज चैनल्स को फायदा हो रहा है, नेताओं को फायदा हो रहा है, चुनाव आयोग खामोश है, तो आखिर ये सवाल कौन उठाएगा? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है, बहुत बार उठाया जा चुका है और 1999 से लेकर 2014 के बीच में आधिकारिक तौर पे भी ओपिनियन पोल्स को लेकर बार बार प्रश्न उठाए गए। यहाँ पर अशोक टंडन साहब हैं। अशोक टंडन साहब प्रधानमंत्री वाजपेयी के मीडिया एडवाइजर थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2004 के दौरान भी ये प्रश्न उठा था और बहुत सारे राजनीतिक दलों की सहमति थी कि ओपिनियन पोल को कम से कम प्रतिबंधित कर दिया जाए। अब सवाल इस बात का है कि फिर भी चीजें, लेकिन प्री पोल ओपिनियन तो अब तो सब पाबंदी लग चुकी है। सब पर नहीं, एक अवधि के लिए लगी। एक अवधि के लिए, लेकिन उस वक्त में कम से कम केवल एक बहुत छोटी अवधि। लेकिन हमारा ये कहना है कि ओपिनियन पोल से केवल मैं दोनों को थोड़ा अलगा लूं पहले आपके दर्शकों के लिए। देखिए एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, पहले उसी को हम उस पर आते हैं। एग्जिट पोल और पोस्ट पोल में अंतर है, ये बात हिलाल ने समझाई, बिल्कुल सही। एग्जिट पोल भारत में आमतौर पे अनेक बार गलत हुए हैं, ओपिनियन पोल तो बार बार गलत हुए हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो। वो गलती क्यों होती है? क्योंकि भारत में एक तबका, हमारा देश स्वीडन नहीं है, हमारा देश डेनमार्क और अमेरिका भी नहीं है, इंग्लैंड और जर्मनी भी नहीं है, जहां भी गलतियां हो जाती हैं। और इस बार तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में गलतियां हुई अलग अलग चुनाव में, जैसा अशोक भाई कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में होता यह है कि मतदान केंद्र से निकलता हुआ एक आदमी, जब आप उससे पूछते हैं और गांव का वो दबंग होता है और खासकर हिंदी बेल्ट में अगर वो अपर कास्ट होता है, तो निश्चित रूप से वो खुलेआम कहता है कि हाँ जी हमने इसको वोट दिया। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल कराने वाला किसी अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित या अत्यंत गरीब लोगों से पूछता है, खासकर जिस गांव का अगर एग्जिट पोल लिया जा रहा हो जहां उस समाज, उस समुदाय के लोग डोमिनेंट नहीं है, तो वो कहता है बाबूजी हम इनके दिए हैं। वो बताएगा कि जो लोग बड़े लोग हैं उन्हीं के पार्टी में हम भी दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं वैसा देता। कम से कम 90 के बाद तो बिल्कुल हालात चेंज हो गए हैं उत्तर भारत के भी। तो कई बार एग्जिट पोल की जो मेथोडोलॉजी है, जो पूरे नतीजे हैं, उनके गलत होने का एक बड़ा कारण यह है कि उत्पीड़ित समाज का आदमी, गरीब समाज का आदमी आमतौर पे जाहिर करने से डरता है कि उसने क्यों वोट दिया। पोस्ट पोल में वो खुल के बोलता है क्योंकि लोग उसके घर जाते हैं, उससे पूछते हैं कि पिछले विधायक ने, पिछले सांसद ने जो किया उसमें क्या था फर्क, आज जो आ रहे हैं लोग उनमें क्या फर्क है, वगैरह वगैरह। और शायद उसका एकेडमिक उद्देश्य भी हल होता है से नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी बात, जो ओपिनियन पोल्स ने, देखिए एग्जिट पोल से मीडिया, जर्नलिज्म को बड़ा घाटा नहीं है। इससे तो जो एग्जिट पोल कराने वाली कंपनियां हैं और जो उसको दिखाने वाले संस्थान हैं, अगर वो गलत साबित होते हैं तो उनका घाटा है, क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म होती है। लेकिन ओपिनियन पोल से एक सेकेंड, ओपिनियन पोल से सबसे बड़ा घाटा भारत जैसे मुल्क में इसलिए मीडिया को ज्यादा है, पत्रकारिता को है, क्योंकि हाल के वर्षों में टेलीविजन में रिपोर्टिंग जो है चुनाव के दौरान लगभग खत्म कर दी गई। ओपिनियन पोल ने उनको ओवरलैप कर लिया, रिप्लेस कर दिया। ओपिनियन पोल एक कराओ, एक सप्ताह में एक बार,
और फिर सारा की सारी डिस्कशन, सारा का सारा आपका रिपोर्टिंग उसमें समा जाए। तो रिपोर्टिंग कैजुअलिटी हुई है ओपिनियन पोल्स जो बार बार दिखाए जाते हैं हर सप्ताह। कई चैनलों को हमने देखा लोकसभा में, बिहार के चुनाव में भी देखा, इस बार थोड़ा कम हुआ है कि हर सप्ताह एक लेकर चले आते थे। एक चैनल के बारे में तो मैं बताऊं कि सप्ताह में 2 बार दिखा दिया, कमाल है। तो मेरा ये कहना है कि ओपिनियन पोल ने भारतीय पत्रकारिता का, मीडिया का नहीं, भारतीय पत्रकारिता का, मीडिया में इंडस्ट्री भी आ जाती है, उसका बड़ा नुकसान किया है। प्रोफेशनली तो गलत कई बार हुए ही हैं और गलत होने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि कई बार ओपिनियन पोल कराने वाले लोग ओपिनियन क्रिएट करने के लिए ओपिनियन पोल करा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है। जो प्रोफेशनल सर्वेयर्स हैं, खासकर मैच्योर डेमोक्रेसी में, वहां ये स्थितियां कम से कम नहीं है, भले प्रोफेशनल कारणों से गलतियां हो जाए। ठीक है अशोक चंदन जी, लेकिन इसके अलावा एग्जिट पोल्स की अगर तस्वीर हम ये देखें, एग्जिट पोल्स की एक तरह से मिक्स तस्वीर सामने हमारे आती है। ये भी हुआ है कि पूरी तरीके से एग्जिट पोल्स जो हैं वो सही साबित हुए हैं, और ये भी हुआ है कि एकदम जमीन पे जो है मुंह के बल धड़ाम गिरे हैं। ऐसे में हम कैसे ये अंदाजा लगाएं कि वाकई ये कारोबार से हट के भी आगे बात है? देखिए, गलत प्रूव हुए हैं, सही भी हुए हैं, लेकिन आप देखिए ना, अभी कल के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें वेरिएशन कितना है। यदि आप 160 से 260 की बात करेंगे तो इसका मतलब, लेकिन एक समानता जरूर है कि उत्तर प्रदेश में सभी जो है बीजेपी को आगे बता रहे हैं। एक जैसे पहले बात हो रही है कि चुनाव के परिणाम आने तक के लिए इसका औचित्य है, उसमें लोग ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 6 ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल वाली कंपनियां उत्तर प्रदेश में भाजपा को बढ़त दे रही हैं तो भाजपा को बढ़त होगी, या पंजाब में अगर अकाली बीजेपी बिल्कुल पछड़ रहे हैं तो पिछड़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी लोग इंतजार तो चुनाव परिणाम का ही करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरा खेल है ओपिनियन पोल का, एग्जिट पोल का, ये केवल दर्शकों को 24 या 48 घंटे एंगेज रखने का नहीं है। इसके पीछे बहुत, जैसे हर मामले में अब आप देखिए ना, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट क्या केवल खेल रह गया है, उसके पीछे भी इंडस्ट्री आ गई है। ऐसे ये चुनाव परिणाम, एग्जिट पोल, ये सब भी एक बहुत बड़ा धंधा है। अब उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको प्रमोट करते हैं, और लोग, इसलिए आप कहते हैं कि आवाज कौन उठाएगा, मैं समझता हूं कि जब मीडिया भी इसका एक स्टेक होल्डर बन गया है तो फिर आवाज कहां से उठेगी? और चुनाव आयोग की खामोशी की आपको, चुनाव आयोग भी मजबूर है। नहीं, चुनाव आयोग ने कई बार लेकिन बहुत बार किया है, सुप्रीम कोर्ट तक गया, कई बार गवर्नमेंट्स तक रिकमेंड किया, अभी हाल में रिकमेंड किया। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बजे तक आप एग्जिट पोल दिखा सकते हैं, उसके बाद और कहीं कहीं इलाकों में जो है वो 8 बजे तक भी वोटिंग चलती है, तो कहीं ना कहीं इस बार 3 घंटे भी प्रभावित होते हैं। चूंकि चुनाव जो हुआ 8 तारीख को हुआ, सॉरी आई मीन 9 तारीख को उन्होंने नहीं दिखाने दिया, माने दूसरे दिन, उसी दिन, इसीलिए 8 तारीख को जब मतदान खत्म हुआ तो आपने देखा कि नहीं हुआ, 9 तारीख को हुआ। बिल्कुल, लेकिन आखिरी चरणों का पोस्ट पोल जैसे कह रहे हैं, कैसे किया जा सकता है? 24 घंटे में आप लाकर लोगों को कास्ट वाइज भी ब्रेकअप दे देते हैं। मुझे इस पर सबसे बड़ी आपत्ति ये है, चुनाव परिणाम में भी ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि किस वर्ग ने किसको वोट दिया, लेकिन एग्जिट पोल या पोस्ट पोल में कल आप सबको आंकड़े दे रहे हैं किस जाति ने कितने प्रतिशत किसको वोट दिया। ये जनगणना के आंकड़े ही नहीं है। दोनों जो पोलस्टर्स हैं खासकर वो इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल इसमें उनकी गलती उतनी नहीं है जिस तरह से न्यूज चैनल्स जो है वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब ये तो सामने दोनों को सामने बैठाकर बात करनी होगी, वो क्या ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं। माफ कीजिए, मेरे पास समय समाप्त हो गया जी, समय मेरे पास समाप्त हो गया। देते हैं तो कास्ट वाइज ब्रेकअप कैसे देते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो अब कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है और असली नतीजे जिन्हें कहा जाता है चुनाव आयोग जिन्हें डिक्लेयर करते हैं वो हमारे सामने होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।